बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इशू पर। नाज़रीन, 1948 इस इलाके को डोगरा राज से आज़ाद करवाया, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मतनाज़ा इलाका करार दे दिया गया था। 1970 में शुमाली इलाका जात के नाम से इसे अलहदा इंतज़ामी यूनिट बनाया गया। 1993 में हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के फैसले के मुताबिक इस इलाके को जम्मू व कश्मीर का हिस्सा करार दिया गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज भी हुए और अपील भी की गई, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मनसूख कर दिया। और इसके बाद 2009 में एक आर्डीनेंस के तहत पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सेल्फ गवर्नेंस इलाका करार दे दिया गया, यानी कि इलाकाई खुद मुख्तारी दे दी गई। पाकिस्तान काबीना की मंजूरी, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दस्तखतों के बाद कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाए बगैर इसे एक डिफेक्टिव सूबे के हैसियत दे दी गई। मुंतखब कानून साज असम्बली, वज़ीर आला, वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने इंतज़ामी अमूर संभाल लिए और उस वक्त के वज़ीर आला जो पहले वज़ीर आला थे वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। वो तशरीफ़ रखते हैं जनाब मेहदी हसन शाह साहब। मेहदी शाह साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आप हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, तो इस हवाले से हमें भी खुशी हुई है, आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप अदायत चैनल के अलावा रेडियो पैगाम रेडियो पर भी सुन सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप जो कुछ पूछना चाहें, अपनी तजवीज़ देना चाहें, उस इलाके के हवाले से जानते हों तो तब भी बात कर सकते हैं। शाह साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने सियासी जद्दोजहद की एक अरसा, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, आपका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से भी है, और आपने उस इलाके में पहले आप वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, और इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मेहरबानी शाह साहब। आज मुझे खुशी है कि मैं लंदन से आपके स्टूडियो से अपने पूरे कौम से मैं कौम के साथ हूँ। यकीनन बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे। जैसे आपने हमारे सियासी हवाले से जो बातें कही, उसमें थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा माजी में नहीं जाएंगे मुस्तक़बिल के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो आजकल हमेशा ये कहा जाता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, मेरे नज़दीक ये मुतनाज़ा इलाका है और था में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो इसलिए कि जब पाकिस्तान आज़ाद होने के एक साल बाद हमारे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, ना पाकिस्तान की किसी फोर्सेस ने ना कश्मीर की किसी फोर्सेस ने हमें आज़ाद नहीं कराए, सिर्फ और गिलगित बल्तिस्तान के जो वहाँ हमारे फोर्स थे, जो अवाम थे, अवाम ने इस इलाके को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी परेशानी के, पाकिस्तान के साथ बाकायदा हमारा मीर ऑफ नगर ने क़ायद आज़म साहब के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। जी, अब शमूलियत का ऐलान करने के बाद आपको मैं एक बात बता दें जी, अब लोग कहते जी ये 3 इकाई है, वो इकाई था। अब किसी ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ये मशरक़ी पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान पहले था ही नहीं, पाकिस्तान का वजूद नहीं था। जब पाकिस्तान बनने के बाद लगाया, और उस वक़्त आज़ाद कश्मीर में कोई माशाअल्लाह नहीं लगा। ठीक है, फिर हम 9 साल ज़ियाउल हक़ के जुल्म सितम पे हम कोड़े खाते रहे, खुद में खुद जेल गया। सारा करने के बाद हम लोग ने पीपल्स पार्टी के दामन कुछ छोड़ा नहीं, उसी के साथ हम लगे रहे। और हमारे लोग यही समझते थे कि अगर इस इलाके को कुछ मिलेगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से। उसके बाद ये हुआ कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिब जब वापस आया पाकिस्तान में, बाकी जद्दोजहद की जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जद्दोजहद में हम शामिल थे। जब वापस आए तो उसमें हम लोग भी उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर गए। लाहौर के बाद हम लोग उनसे मिलने के बाद हमने अपने डिमांड दिया। डिमांड देने के बाद पहली बार जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा
जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने 2 कमेटी बनाई। पहले दौर में भी एक कमेटी, दूसरा कि हमें आइनी सूबा देने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। पहले कमेटी के सरबराह था इफ्तिखार हुसैन गिलानी, सईद इफ्तिखार हुसैन गिलानी जो सरहद का वो वज़ीर कानून था। दूसरे कमेटी में आफ्ताब शेरपाव, उस वक़्त वो हमारे पार्टी में थे, और साथ आज़ाद कश्मीर से मुमताज़ राठौड़ था और हमारे वहाँ से कुर्बान अली साहब थे। ठीक है। खैर उन्होंने एक ऐसे ढांचा दिया चीफ एग्जीक्यूटिव के नाम पर, डिप्टी चीफ के एक लेफ्टिनेंट जनरल को, शफीक उसका नाम था, उसको पहला चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब डिप्टी चीफ बना के भेजा, लेकिन वो सिलसिला वहाँ पर चला नहीं। उसके बाद जब बीवी ने 94 में जब इलेक्शन कराया तो गिलगित बल्तिस्तान में जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराया। इलेक्शन कराने के बाद वहाँ पर जो सिस्टम था उसमें पहले जो कुछ करता धरता था वही चीफ सेक्रेटरी करता था, तो उन्होंने एक किया जी डिप्टी चीफ का वो बनाया ताकि अवामी आदमी उसको मुंतखब करें। करने के बाद वो पहला डिप्टी चीफ हमारा पीर करम अली शाह साहब थे जो वज़ीर से ताल्लुक़ रखते थे, जो अभी गवर्नर है, उसको बनाया। उसके 5 साल बाद दूसरा डिप्टी चीफ बना, फिदा मोहम्मद नाशाब साहब बने। फिर तीसरी दफ़ा मतलब मुशर्रफ के दौर में उसने मतलब कानून साज कौंसुल बनाया। कौंसुल को बनाने के बाद स्पीकर का उसने इजाफा किया और डिप्टी चीफ का पेड फेलो को बढ़ा के अपग्रेड करके चीफ एग्जीक्यूटिव नाम दिया। ठीक देने के बाद 2009 में जब हमारा जरदारी साहब ये कारनामा उसी को जाता है, और ये भी मैं आपको बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी में, मैं 38 साल से पीपल्स पार्टी में हूँ, लेकिन ये जो अभी जो सिस्टम है वो हमारा पहली मंजिल नहीं है। हमारा जो पहली मंजिल है, आखिरी मंजिल जब तक कौमी और सेनेट में हमें नुमाइंदगी नहीं मिलेगा, हम इसी पार्टी में रह के जद्दोजहद करेंगे। उसके बाद इन्होंने एग्जीक्यूटिव आर्डर पर, सदर पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव आर्डर पर इसको सूबा करार दिया। एग्जीक्यूटिव आर्डर पर, एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत वहाँ पर मतलब इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद स्पीकर बने, गवर्नर बने, फिर चीफ बने। मैं पहला चीफ मिनिस्टर बनने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ और हमारे कैबिनेट बने, एडवाइज़र बने। फिर ये सिलसिला चलते चलते 12,000 में 10 दिसंबर को हमारा टर्न्योर ख़त्म हो गया। 14 में हमने 5 साल मुकम्मल करने के बाद अभी हम दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं, वहाँ निगरान हुकूमत। तो हमारे वहाँ अभी इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियाँ आ रहे हैं, जिसमें इमरान खान भी दिलचस्पी ले रहे हैं, ताहिर कादरी भी ले रहे हैं, फिर अभी MWM का तंजीम बना है वो भी वहाँ दिलचस्पी ले रहे हैं। तहरीक जाफरिया जो बहाल हुआ, पहले तहरीक इस्लामी था, वो भी वहाँ इलेक्शन में हिस्सा है। फजल रहमान ग्रुप भी ले रहे हैं, जमात इस्लामी भी ले रहे हैं, MQM भी ले रहे हैं, ANP भी ले रहे हैं। गो कि तमाम वो जमातें जो पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो वहाँ हिस्सा ले रहे हैं। सही। तो अब हमारा जो पॉइंट है कि अभी कहते हैं जी अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं या दूसरा नहीं है, कोई नहीं, तो ये जो वफाक के जो पार्टियां हैं, जो दूसरे पार्टियां हैं, वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लेने के कोई माने नहीं रखता है। लेकिन ये तब अभी देखें MQM का एक वजीर था, ठीक है ना जी। अभी हाल ही में इमरान खान का आदमी वहाँ गया है, जलसा मीटिंग वगैरह कारण मीटिंग किया। तो कहने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो बड़ा गंभीर इलेक्शन होगा, बड़ा सख्त इलेक्शन होगा। हर कोई पार्टी चाहेगा कि उनके साथ। तो अभी तक हमने फिलहाल, क्योंकि मैं कुछ अर्से के लिए इधर लंदन आया था, तो वापस जाने के बाद अभी हमने अभी तक एक्टिविटीज अभी वो नहीं, इलेक्शन कैंपेन अभी शुरू नहीं, इसलिए नहीं किया जब तक शेड्यूल ऐलान नहीं होगा। तो उसके लिए पहले कमेटी बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि किसी पार्टी, क्योंकि सियासत में कोई हर व आखिर है नहीं, किसी भी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है। मिसाल बहुत सारे पार्टियां हैं जो पहले हमारा अलाई थे, जिसमें फजल रहमान ग्रुप था, काफ था, दूसरे पार्टी थे, उनके साथ भी हो सकते हैं। हो सकता है नया इत्तेहाद बन जाए, हो सकता है हम अकेला इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद हुकूमत साजी में हम किसी से वो करें। लेकिन इंशाल्लाह मैं कल वापस जा रहा हूँ, जाने के बाद बहुत जल्द हम इस पे अपने कमेटी का इजलास बुलाएंगे, फिर हम देखेंगे वहाँ पर सिचुएशन क्या है। फिर गिलगित बल्तिस्तान इलाका जो है जी, एक वक्त ऐसा आएगा ये 4 सूबे से बढ़ के खुद कफील सूबा होगा। ठीक। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है ना जी, पावर सेक्टर में आपके लिए कम से कम 55,000 मेगावाट बिजली बनाने के वहाँ मौके मौजूद है। आप माइनिंग में जाए, टूरिज्म में जाए, तो बहुत कुछ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा हाथ बांधे हुए हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट है, जिसमें माइनिंग, जंगलात और पावर, ये इन्होंने कौंसुल के नाम पर रखा है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में
उनका असेंबली है, 7 कौंसुल है। जी। इसी तरह हमें भी असेंबली दिया, 7 कौंसुल दिया। कौंसुल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। ठीक। और अभी हमारे जद्दोजहद की वो तमाम इख्तियारात भी हमें शिफ्ट हो जाए, होने के बाद जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, फिर हम अपने बिजली पैदा करेंगे, तो जब वो देंगे तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, हमारा इलाका भी खुशहाल होगा। अच्छा, ये बताइए कि जब 2009 में आपने मैं पूछता हूँ, अभी एक कॉलर हैं साथ में, चाहता हूँ इनसे कॉल ले लूँ फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं स्कर्दो से सईद असलम बात कर रहा हूँ। जी असलम साहब, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? जी मैं वज़ीर-ए-आला सईद मेहदी शाह साहब से, जो साबिक़ा वज़ीर-ए-आला थे, उससे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने शिगर और खरमांग को जो जिला बनाया, जी जी जी, उसका क्या हुआ? उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। आप टीवी की आवाज़ कम करें और पूछें सवाल। ठीक है जी ठीक है, जवाब देते हैं, आप टीवी देखें। जी, हसन साहब की बात सही है। ये ऐलान बज़ात खुद तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एज वज़ीर आज़म ऐलान किया था। करने के बाद यहाँ पर ये हुआ, उसके बाद मैंने ऐलान किया, जी। और ऐलान करने के बाद बाकायदा मैंने नोटिफिकेशन के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया। उस वक़्त एक चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरा नहीं बना, नहीं बनने को ऐसा ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है ना जी, ब्यूरोक्रेसी मैंने नोटिफिकेशन निकाल के बाकायदा मेरे तरफ से वो है, ये ब्यूरोक्रेसी ने इसको मतलब दबाया हुआ है, ठीक है ना जी। क्योंकि देखो वहाँ 60 साल ब्यूरोक्रेसी में नौकरी करने के बाद, और उसके बाद मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, मैंने गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिवीजनल में तकसीम किया है। गिलगित और स्कर्दू और गांशे तो पहले भी था, अभी गिलगित, हंजा नगर और गज़र को एक डिवीज़न बनाया है, दियामीर और अस्तोर को। इसी के नोटिफिकेशन के साथ ज़िला खरमांग और शिगर के भी नोटिफिकेशन है। लेकिन वहाँ पर कुछ साजिशी लोगों ने, मैं खुल के आपको बता दूँ, एक चीफ सेक्रेटरी था, बहुत बदनीयत आदमी था, उसके साथ मेरा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग खराब होने की वजह से, और वो इंशाल्लाह ये अब ये हुकूमत ज़रूर इसको बनाएंगे। हमें काम से गरज है, मुझे इधर वो क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, सकलेन रजा बात कर रहा हूँ गिलगित से। या चीफ मिनिस्टर साहब आए गिलगित बल्तिस्तान के साथ। जी जी, बात करें, आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी जी, कोई सवाल पूछना? जी जी पूछें, सुन रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सकलेन रजा बात कर रहा हूँ गिलगित से। जी सकलेन, आप पूछें, टाइम कम है। सकलेन साहब बात करें। ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना हूँ, 5 साल इनको इतना बहुत ज्यादा मार्जिन था काम करने का, इन्होंने ना बिजली पे काम किया, ना टूरिज्म पे काम किया, ना किसी और पे काम किया। इतने ज्यादा सानिया हो गई गिलगित बल्तिस्तान रोड पे, आज तक 5 साल गवर्नमेंट में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा चले, आप जवाब सुनेंगे, देंगे। आइंदा अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, पीपल्स पार्टी किसी के साथ अलायंस करके गवर्नमेंट में, तो इनसे हम क्या तवक्को रख सकते हैं? खुद इनके हल्के में कोई भी काम नहीं हो रहा। ये सकलेन साहब, आप सारे लोग आपका जवाब देते हैं। वो सारे वादे, पाकिस्तान की पार्टी है, मदर पार्टी है इनकी, उधर तो बहुत ज्यादा काम, यहाँ पर गिलगित में कोई काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया। ये खैर इनकी अपनी एक और कॉलर है, ये भी सुन लेते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो चले गए। अच्छा, बात ये जो इन्होंने बात की ना, इसने मतलब इनको पता नहीं है जितना मेरा आने के बाद बिजली में काम हुआ। देखो ना, काम करने के बाद एक दिन में बिजली पैदा तो नहीं हो सकता ना, जबकि हमारे पास उस वक्त बिजली पैदा किया जा रहा था 180 मेगावाट, अब ये 16 तक 160 मेगावाट बिजली पैदा होंगे। देखो ना, एक बिजली घर बनने के लिए 5 साल 10 साल लगता है, ये तो एक दिन में नहीं। मैंने जितना बिजली स्कीमों की मंजूरी दी है, हमारे इस भाई साहब को शायद मालूम नहीं है, ये गिलगित से है, तो इनको चाहे कि बरक़ियात में जाके पता करे कि मेरे दौर में कितने बिजली घर की मंजूरी दी है और उस पर कितने टेंडर हुआ है वो। ठीक। दूसरी बात इन्होंने कहा ना, काम का हमारे वसाइल ना होते, जितना मैंने काम किया है हर सेक्टर में, पुलिस के रिफॉर्म्स, मेडिकल डॉक्टरों का जो तनख्वाह बढ़ाना था, एजुकेशन में तनख्वाहें बढ़ाना था, और पुलिस को 100% हमने तनख्वाह बढ़ाया, और तमाम महकमों को जो हमने उनका स्ट्रक्चर जो किया है, और जितना तरक्की मेरे दौर में और मेरे दौर में जितना मुलाजमत हुआ है 60 साल में नहीं हुआ है। सही।
जी अच्छा, कॉलर तो ज़रा आएंगे, उन्होंने पूछना है जो हर कोई अपने अंदाज में पूछता है, लेकिन ये बताएंगे जब 2009 में आपने इलेक्शन लड़ा तो अभी उतनी आपको मेहनत क्या उससे दुगनी करनी पड़ेगी? क्योंकि उस देखिए, वक्त अगर हमारे लोग कारकर्दगी को देखें तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। ठीक, लेकिन बदकिस्मती यहाँ ये होता है कि अगर इज्तिमाई काम का, मैं आपको बता दूं, हमने इतना इज्तिमाई काम किया जिसकी कोई हद नहीं। एक और कॉलर है, मैं ज़रा जी। इनसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं से बात कर रहा हूँ, हिदायत कीजिए है ना। जी जी, आप बात कर रहे हैं, लाइव हैं आप। जी मैं जो अभी जो प्रोग्राम चल रहा था उनको कॉल किया था। जी आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव हैं आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? सखावत हुसैन। जी सखावत साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, और उनसे बात कर लें। जी जी मैं सर इनसे एक सवाल था। पूछा जल्दी करें। जी सर। सखावत साहब बात करें ना। सखावत से कर दूं, चलो। आप टीवी बंद करें और बात करें। 5 सालों में नौकरी तो बहुत अच्छा निकाला, बहुत अच्छा काम किया है, जी लेकिन जो है ना ये जन सीटों पे पाबंदी क्यों है अभी? ठीक है, चले ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया, जवाब देते हैं जी। देखें ना जी, इसने ये एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बात करें, क्या नाम आपने बताया और सवाल करें। गुलाम अब्बास बात कर रहा था सर। जी गुलाम अब्बास साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं वजीर आला साहब से पूछना चाह रहा था सर कि हमजा नगर डिस्ट्रिक्ट का जी पहले फैसला हुआ, अभी तक डिस्ट्रिक्ट का कोई फाइनल नहीं हुआ सर। चले, इसका जवाब पहले भी दे चुके, आप टीवी देखें और इंशाल्लाह जवाब मिलता है। थैंक यू। अच्छा देखिए जी, उस लड़के ने कहा ना मैंने जी। बड़े नौकरियां दे दी, जी, जी। ठीक है नहीं, लेकिन उन्होंने साथ ये पूछा था क्या का ये माइनिंग में पाबंदी क्यों है, ये माइनिंग सेक्टर में, मादनियात में। जी हाँ, उसकी वजह ये है क्योंकि मुझे लगता है ये लड़का जो है ना माइनिंग में शायद काम कर ठीक रहा है। है। ये पाबंदी हमने नहीं लगाया है, ठीक ये सब्जेक्ट है कौंसुल का, ठीक है। उसका चेयरमैन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हम्म, ठीक है जी, तो ये काना डिवीज़न वालों ने वहाँ पर पाबंदी लगाया हुआ है, इसका कानून साजी होने तक पाबंदी है। अभी तो खैर मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए हम सियासत में तो है, लेकिन इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे, जब ये कानून साजी करेगा तो वो ओपन हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि ये जो आप भी वज़ीर आला हैं, वज़ीर आला पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है, सरहद भी है, आप और उनमें क्या फ़र्क है? मेरा और उनमें फ़र्क ये है, एक तो वो सूबा पहले से बना हुआ सूबा था, जी मेरे लिए वसाइल नहीं था, मैं ख़ुद नया था, सूबा नया था, और मैंने अपने 5 साल ज़िंदगी बिल्कुल सादगी में गुजारा। मेरा अपना हाउस नहीं था, मेरा अपना दफ्तर नहीं था, मैं किसी के दफ्तर में बैठ के इस 5 साल को गुजारा, मैं किसी रेस्ट हाउस में बैठ के इस 5 साल को मैंने गुजारा, क्योंकि मेरे पास हाउसेस का कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं चाहता था कि काम करें। अगर मैं इन हाउसेस के पीछे पड़ता तो मेरा 5 साल उसमें गुजर जाता। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में CM हाउस मौजूद नहीं है, मैं रेस्ट हाउस में रहता था, तो वहाँ ये तो सदियों से चला हुआ मतलब सूबा है। कल आप मुझे सुबह पंजाब में बिठाए ना, मैं काम करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ तमाम अब प्रोटोकॉल में सुबह पंजाब में प्रोटोकॉल में कम से कम 2000 गाड़ियाँ हैं। हमारे पास 5 गाड़ी भी नहीं होते थे। अगर मुसाफिर कोई हमारे मेहमान आए तो हमें बड़ी मुश्किल से मतलब किराए पे गाड़ी ले, तो नया सुबह था और मेरे लिए इम्तिहान भी था, मैं खुद नया हुआ, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे 5 साल में मैं एक कॉलर ले लूँ तो फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी बात करें, जी बात करें, लाइव है आप, सवाल पूछे। मैं पूछ रहा हूँ साबिक वज़ीर आला मेरिशा साहब से, मेरा सवाल है कि पूछे, सवाल पूछे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एफओ रोड क्लास का जो सब डिवीजन बनाया है वज़ीर आला साहब ने,
ये सेक्टोरियल मसला नहीं होगा कि हमारे स्टोर के लोग वहाँ जाके ड्यूटी कर सकेंगे? जी अच्छा, ठीक। बात ये है, ये कहते हैं ना सब डिवीज़न नहीं है बल्कि जी। कमिश्नरी मैंने बनाया है, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं कहा कि इसका हेडक्वार्टर अस्तोर में होना चाहिए या दयामिर में होना चाहिए। पहले एक ज़माने में अस्तोर और दयामिर एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है ना जी। और इस वक्त आबादी जो है ना दयामिर की ज़्यादा है, और हम तो कोशिश करते हैं कि ये सेक्टरियन इशू ख़त्म हो जाए। इन्होंने बड़ा खूबसूरत बात की, सेक्टरियन की बात जब किया मेरे दौर में, हमने एक मस्जिद बोर्ड बनाया और इसके जो हमने कानून साजी की है, बाकी सूबों ने भी इसको सराहा है और बाकी सूबा भी चाह रहा है कि इसी तरह के कानून साजी करे जिस तरह के हमने किया था। तो हमने इसमें 10 अहले सुन्नत 10 शिया लोगों को बिठा के, उसका मैं खुद चेयरमैन होता था, और जब भी कोई मसला हो जाए वहाँ मजहबी इशू पर, एक तो यहाँ मैं उसको मजहबी इशू इसलिए नहीं कहता हूँ कि एक चीज़ होने के बाद अगर पूरा गिलगित बल्तिस्तान में फैल जाए तो उसको आप मजहबी इशू कह सकते हैं, लेकिन एक कुछ इलाकों में कभी कभार ऐसे होते थे। लेकिन अल्लाह का करम है, जब मैंने ये देखा तो देखने के बाद मैंने हर महीने में इनका मीटिंग करता था, करने के बाद ये जो मस्जिद बोर्ड बनाए उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और ला इन आर्डर सिचुएशन में इसमें अभी इनको चाहिए, अब हम इन बातों से निकले, ये शिया ये सुन्नी, अगर इस तरह हम रहेंगे तो इलाका तरक्की नहीं करेगा। बात यह है कि जब अस्तोर डिस्ट्रिक्ट नहीं था तो दयामिर जाता था, लेकिन इनके बाद सिर्फ एक बात में वजन ये है कि अब थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसके लिए कि दोनों साइड के लोग बैठे, ठीक है ना जी, बैठने के बाद कोई सेंटर में उसका हेडक्वार्टर तायुन करे तो ये कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़, कमिश्नरी तो मैंने दे दिया जो मैंने देना था, लेकिन ये अब उनका अपना मुंतखब लोग भी है, वहाँ के मुअज्जिन है, वहाँ के उलमाए कराम है, ये सब बैठ के कहीं सेंटर में इसका हेडक्वार्टर बनाए, मसला हल हो जाएगा। सही है। अच्छा ये बताएं कि अभी एक और कॉलर है, मैं चाहता हूँ इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें। चलें, ये अभी क्योंकि अज़ान का टाइम हो गया है, लंदन टाइम नाज़रीन, लंदन टाइम के मुताबिक अज़ान का वक्त हो गया है, तो अज़ान के बाद इंशाल्लाह दोबारा जब मिलेंगे तो कश्मीर के इशू पर बात होगी और एक कश्मीरी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे कश्मीर के इशू पर, दोनों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की नुमाइंदगी होगी, तो हम चाहते हैं कोई अहम बात हो। आप हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक।